हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, नॉलेज अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और कुछ सजेशन हो तो। और मैं टेलीग्राम पर भी रिटन मतलब रिटन मटेरियल ज़्यादा होता है, यानी पीडीएफ वहाँ पर होता है। क्यूज भी मैं डालता हूँ तो आप उसको जो है ये कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं क्यूज को, और उसको लेकर आप चाहे तो अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है नेहरू रिपोर्ट, है ना। नेहरू रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन के आने के बाद जो है कुछ चुनौतियां और चैलेंज जो है आई थी हमारे लीडरों के पास, जो कि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। तो उसी को देखते हैं हम लोग, नेहरू रिपोर्ट। ओके, तो देखिए 1928 में, कब 1928 में भारत के जो सचिव थे ब्रिकेन हेड, 1928 में कौन थे भारत के सचिव? तो ब्रिकेन हेड। ब्रिकेन हेड, ये ऐसे है, ब्रिकेन हेड ऐसे यहाँ लिख देते हैं, ब्रिकेन हेड। उनका नाम था क्या भारत सचिव का? ब्रिकेन हेड। इन्होंने एक चुनौती दे दी भारतीय दलों को। ठीक है, ये अब दिख रहा होगा आप लोग को, फिर भी यहाँ पर ब्रिकेन हेड, ठीक है ना। ब्रिकेन हेड जो है एक चुनौती दे दी इन्होंने, जब इस नेहरू रिपोर्ट के इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इस तरह के संविधान और ये जो आप बनाए हैं वो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास खुद एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि अपने लोगों के लिए अपना खुद का संविधान बना सके, तो आप हमारे बनाए हुए पर क्यों ये करते हैं। और इस जो चुनौती में के और योग्यता की बात थी, तो सर्वसम्मति संविधान प्रस्तुत कीजिए, ऐसा आप में एबिलिटी नहीं है। क्या कहा इसने? भारतीय सचिव जो ब्रिकेन हेड ने, ये पूछता है कि कौन चैलेंज दिया था साइमन कमीशन के सदस्य भारतीयों को, तो था ब्रिकेन हेड। भारतीय दलों को चुनौती दी कि यदि आप में योग्यता है तो एक सर्वसम्मति से संविधान प्रस्तुत कीजिए। फिर फरवरी 1928 में, है ना, फरवरी 1928 में जो है भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 28, ठीक है ना, भारतीय नेताओं ने जो इसको स्वीकार किया, और 28 फरवरी 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में, है ना, दिल्ली में जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन के परिणाम था, और 1928 में बॉम्बे में कांग्रेस की बैठक हुई, और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय, कहाँ कहाँ दो जगह बैठक हुई, एक बार दिल्ली में हुई और दूसरा बम्बई में हुई। दिल्ली और बम्बई, उस समय बम्बई था और जो बाद में मुंबई हुआ। बम्बई में 2 बार बैठक हुई कांग्रेस कमेटी की, और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, है ना, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संविधान बनाने के लिए जो है एक कमेटी का गठन हुआ। इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें 8 सदस्य थे। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, और सर्वसम्मति से गठन कर दिएगा, सभी लोग सम्मिलित से, ठीक है। और इस कमेटी में जो थे, आप नाम अगर देखें आप, तो देखिए कौन कौन थे कमेटी में। पहला नाम है तेज बहादुर स्प्रू, है ना, तेज बहादुर स्प्रू, ठीक है ना, तेज बहादुर स्प्रू।
तेज बहादुर सप्रू, ये प है। एस अन्ने, एस अन्ने, ये नाम भी याद अगर है तो ठीक है, नहीं तो याद रहे कि 8 मेंबर थे। ओके ओके। एस अन्नू, अन्ने 2 मेंबर हो गए। तीसरा जो मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस थे तीसरे मेंबर। चौथे मेंबर जो सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह। चौथे मेंबर कौन थे? सरदार मंगल सिंह। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, एस अन्ने और सरदार मंगल सिंह, इसके जो 8 सदस्यीय सर्वदलीय समिति, सर्व समिति से सबके मतलब एक्सेप्टेंस से जो 8 सदस्यीय कमेटी गठन हुई, किसके लिए? तो बर्किन हेड ने जो चुनौती दिया था कि आप में खुद में एबिलिटी नहीं है कि सर्वसम्मति से एक संविधान बना सके, तो उसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये जो 8 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, उसमें तेज बहादुर सप्रू, एस अन्ने, सुभाष चंद्र बोस और सरदार मंगल सिंह आदि थे। जिन्ना ने 1927 में, किसने? तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। जिन्ना ने क्या किया यहाँ पर आप देखेंगे, तो जिन्ना ने जो है 1927 में दिल्ली की घोषणा रखी थी। कहाँ पर? तो दिल्ली में जिन्ना का जब घोषणा रहा, वो घोषणा रखी थी, परंतु इसके विरोध जिन्ना ने 1927 में जो है दिल्ली में घोषणा रखी थी, जिसका विरोध में हिंदू साम्राज्यवादी खड़े हो गए। यानी मुस्लिम में साम्राज्यवादी था, जैसे मुस्लिम लीग, वैसे हिंदू महासभा भी साम्राज्यवादी था, है ना। मुस्लिम लीग में और जिन्ना वाले पार्टी में और हिंदू महासभा में ज़्यादा फर्क नहीं था, दोनों लगभग एक ही थे। और सांप्रदायिक का हिंदू होता है कम्युनलिज्म, यानी धर्म के आधार पर अपने धर्म को बेस्ट बताना, दूसरे धर्म को नीच बताना, इस तरह की चीज़ है। तो कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया और अगस्त 1928 में, अगस्त शॉर्ट में लिखते हैं, अगस्त 1928 में, है ना, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को जो है अंतिम रूप दे दिया गया, यानी कि फरवरी में शुरू हुआ संविधान बनाना मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और अगस्त में जो है इन्होंने इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया, यानी कि संविधान का खांचा ढांचा जो वो तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऐसे था क्या? नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या थे जानते हैं कि उसमें था क्या आखिर। यानी नेहरू रिपोर्ट में मुख्य पॉइंट क्या थे उसको हम जानेंगे। इसमें बताते हैं आपको उत्तरदायी सरकार, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक माने 2 सदन होगा, 2 पार्लियामेंट जैसे उसका व्यवस्था होगा, अपर लोअर जैसे अभी है। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, यानी फंडामेंटल राइट हो। प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर, यानी जो स्टेट का गठन होगा और जो उसका फॉर्मेशन होगा वो किसके आधार पर होगा? भाषा का, यानी लैंग्वेज के आधार पर। और विशिष्ट शक्ति या केंद्र को दी जानी थी। जैसे विशिष्ट मतलब जैसे कि वैसा शक्ति जो कि काफ़ी देश के लिए ये हो, है ना, वो केंद्र को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उसके हाथ में रहेगा। वो अभी भी है हमारे संविधान में देखें तो। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में जो है लगभग 14 जो है फंडामेंटल राइट था, इस तरह के देखें तो मतलब विशेष कोई राइट अधिकार होगा किसको रहेगा? केंद्र सरकार को रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना की जो मांग थी उसको देखते हुए सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जा रहा था। जो मोहम्मद अली जिन्ना का डिमांड था उसको देखते हुए सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जा रहा था, किंतु जब भारत को डोमिनियन स्टेट प्राप्त हो जाए तब।
अब डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, संयुक्त निर्वाचन मंडल यानी सबके साथ इलेक्शन जो सबके मिलके होगा, सबके साथ होगा। और प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतीय यानी कि राज्य जो है इंडिपेंडेंट हो गया, जैसे अभी है, हर मामले में केंद्र सरकार उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उस तरह थे। तो नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें ये थी, क्या थी? उत्तरदायी सरकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी डबल पार्लियामेंट जो होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे अभी है लोकसभा और राज्यसभा। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव था, फंडामेंटल राइट का। प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर, यानी राज्य का गठन जो है किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर। और विशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की दी जानी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को देखते हुए सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलग प्रांत बनाने के लिए कहा गया था इसमें, और भारत को डोमिनेंट स्टेट प्राप्त हो जाए, तब ये बात कही गई थी। और डोमिनेंट स्टेट और संयुक्त निर्वाचन मंडल यानी सबके साथ चुनाव होगा, सबका एक ही साथ होगा। और प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांत को, स्टेट को जो है वो इंडिपेंडेंट दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी। अब है देखिए 1923-24 में, है ना, 1923-24 में जो है नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका और स्थानीय निकाय यानी लोकल गवर्नमेंट के लिए जो कहा जाता है, स्थानीय निकायों के लिए कांग्रेसियों का जो है कब्जा हो गया, ठीक है ना। यानी जो लोकल में जैसे मेयर का होता है ना, उस तरह का। तो कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता में जो है मैंने सी आर दास, ठीक है ना, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जो है वो कलकत्ता के मेयर चुने गए, कलकत्ता के मेयर चुने गए सी आर दास। कब? 23-24 के जो चुनाव हुआ था। और विठल भाई पटेल, ये तो हो गया यहाँ। विठल भाई पटेल जो है एक कहाँ के चुने गए? तो विठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के। एक कहाँ के चुने गए? तो अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर चुने गए। और उसके बाद जवाहरलाल कहाँ के चुने गए? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इलाहाबाद के मेयर चुने गए। अब क्या हुआ? इस मतलब अपरिवर्तनवादी जो थे, इनमें हिस्सा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने से स्थानीय निकायों को मदद ली जा सकती है, मतलब क्रिएटिव वर्क के द्वारा। और स्वराज्यों ने मतलब इसके अतिरिक्त जो है विधानमंडल में प्रवेश कर एक अन्य महत्वपूर्ण काम भी किए, जैसे कि दमनात्मक कानून को समाप्त करना और इसके लिए संघर्ष करना। मतलब जो कानून जो क्रांतिकारी को दबाने के लिए बात कही गई थी, है ना, और उसको ख़त्म करने की, उसको उन्होंने क्या किया? स्वराज्यवादियों ने विधानमंडल में प्रवेश कर ये सब महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके लिए वे संघर्ष करना, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर करना, यानी लेबर की जो कंडीशन है उसको अच्छा और इम्प्रूव कराना, और श्रमिक यानी लेबर संघों की सुरक्षा प्रश्न उठाना, है ना। श्रमिक जो संघ है, उनके यूनियन है, उसको सुरक्षा का प्रश्न उठाना। नमक कर में कटौती, यानी नमक पर टैक्स लगाया था, कहा कि उसमें कटौती कीजिए, कम कीजिए। और स्वराज्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी विठल भाई पटेल का केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष के रूप में चुना जाना। यानी स्वराज पार्टी जो थी, है ना, 1923 में गठन हुई थी। तो विठल भाई पटेल जो थे, है ना, विठल भाई पटेल, ये क्या हुआ? तो ये जो है केंद्रीय असेंबली में
केंद्रीय असेंबली में क्या चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, यानी केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष चुन लिए गए। और आगे कौन बैठा था, पटेल। और फरवरी 1924 में, फरवरी 1924 में गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर रिहा कर दिया गया। माने जेल में थे गांधी जी, तो इन फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल, स्वास्थ्य खराब था यानी हेल्थ अच्छा नहीं था, इसलिए गांधी जी को क्या किया, रिहाई कर दिया गया, यानी रिहा कर दिया गया, जेल में से उनको अब रिहा कर दिया गया फरवरी 1924 में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की सदस्यता के लिए कटाई की न्यूनतम अहर्ता निर्धारित की जाए। और नवंबर 1924 में गांधी जी ने चिरंतन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक समझौता किया। कब, तो देखिए नवंबर 1924 में गांधी जी ने सी आर दास और पीटू यानी पीटी मोतीलाल नेहरू यानी पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने समझौता किया और स्वराजी को कांग्रेस संगठन में अभिन्न सदस्य रहते हुए पार्षदों के कार्य कर सकते थे, यानी वे कांग्रेस सदस्य बने रहेंगे और परिषद के जो कार्य है वो कर सकते हैं। ये समझौता हो गया कब, नवंबर 1924 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच। इसके बदले में कांग्रेस की सदस्यता के लिए कटाई की योग्यता लागू करने के बाद स्वीकार कर ली गई और समझौता गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए कि गांधी और दास पैक्ट क्या था। पैक्ट तो वही समझौता हुआ गांधी जी और सी आर दास में और मोतीलाल नेहरू में, उसी को गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, मशहूर। कब हुआ था समझौता, तो नवंबर 1924 में हुआ था। कब हुआ था, तो नवंबर 1924 में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के बीच में हुआ था और सी आर दास के बीच में, तो उसे गांधी नेहरू पैक्ट बोलते हैं। अच्छा, पूना पैक्ट क्या है, तो ये बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ये रौदा जेल में गांधी जी बंद थे गोलमेज सम्मेलन में, जो बैकवर्ड कास्ट को भी अलग करके थी निर्वाचन मंडल में शामिल करना था अलग, जैसे मुस्लिम का हुआ था वैसे ही, तो गांधी जी ने उसका हड़ताल कर दिया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के बीच में गोलमेज सम्मेलन को लेकर। ठीक है, फिर शीघ्र ही जो स्वराजवादी थे, स्वराजवादी का पतन होने लगा था और ख़त्म होने लगे थे, वो 16 जून 1925 को सी आर दास का जो है निधन हो गया, यानी वो मर गए, डेथ हो गया, उनका देहांत हो गया, है ना। 16 जून 1925 को सी आर दास जो थे, मोतीलाल चिरंतन दास, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। अब जो है प्रतिनिधियों के राजनीतिक का विशेष परिणाम नहीं निकला और सरकार विधानमंडल में पारित विधेयक को भी कानून का प्रमाण पत्र देती थी और संसद के भीतर संघर्ष और बढ़ाने की संभावना नजर नहीं आ रही थी और स्वराज पार्टी के कई सदस्य जो है सरकारी पद ग्रहण करने लगे। अब जब जैसे ही खत्म हुए, अब स्वराज पार्टी के और भी जो मेंबर थे वो सरकारी पद जो है ग्रहण करने लगे। पोस्ट के लिए जानते ही नेता कूदते रहते हैं, अब तो ज़्यादा है, उसमें बहुत कम था फिर भी, और इससे स्वराज पार्टी का जो है अब पतन यहाँ पर शुरुआत हो गया। फिर इस दिशा की शुरुआत जो है कब हुई, तो इस दिशा की शुरुआत जो है मध्य प्रांत के काउंसिल में मध्य प्रदेश के काउंसिल में जो है पार्टी के नेता यानी स्वराज पार्टी के नेता जो थे तांबे, एस.बी. तांबे, स्वराज पार्टी के जो नेता थे, वो शुरुआत का हुआ, तो मध्य प्रांत के काउंसिल के स्वराज पार्टी के नेता जो है एस.बी. तांबे, क्या नाम था उनका, तो एस.बी. तांबे मध्य प्रांत के में देखने की घटना मिली,
तांबे ने की। उन्होंने क्या की, तो इन्होंने गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में मंत्री परिषद स्वीकार कर लिया, यानी पोस्ट मतलब स्वीकार कर ली। इन्होंने गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद में यानी काउंसिल में मंत्रिमंडल की पद जो है स्वीकार कर लिया, यानी ये भी भूखे भूखे थे मतलब पोस्ट के, ठीक है। उन्होंने गवर्नर के लिए तब तांबे का उदाहरण स्वराज पार्टी में, और यही कारण जो था तांबे का उदाहरण, इनका जो उदाहरण था एग्जाम्पल, वो स्वराज पार्टी में फूट का कारण बना, यार स्वराज पार्टी अब टूटने लगा। किनके मरने के बाद, तो CR दास के मरने के बाद, जिनका जून 1925 में निधन हो गया था, ठीक है। साथ ही स्वराज के नेताओं ने, स्वराज पार्टी के नेताओं ने सरकारी समितियों पद स्वीकार कर लिया, यानी सरकारी, अब वो सब लोग अब पद स्वीकार करने लगे, ठीक है। उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू, पंडित जो है मोतीलाल नेहरू ने भी क्या किया इन्होंने, तो मोतीलाल नेहरू ने भी 1925 में जो है 1925 में क्या किया इन्होंने 1925 में, तो इंडियन स्टैंडर्ड कमेटी का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। किसका सदस्य बनने का स्वीकार किया इन्होंने, तो इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी का जो है मेंबर बनना इन्होंने स्वीकार कर लिया मोतीलाल नेहरू ने। अब खुद तांबे ने शुरुआत किया, मोतीलाल नेहरू भी उसके में पड़ गए, ये भी कमेटी के सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। सरकार के प्रति सहयोग की नीति उन्होंने, परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने भी स्वराज पार्टी का प्रभाव कम होता चला गया। और फिर 1926 के चुनाव में जब उसके बाद ये सब जब पद जो ग्रहण कर रहे थे, कांग्रेस में भी इनका प्रभाव खत्म होने लगा था। और 1926 में जो है जब मद्रास का चुनाव हुआ, 1926 में कहाँ का चुनाव हुआ, तो मद्रास का, जब मद्रास का चुनाव हुआ, मद्रास के चुनाव में जो अगर बात करें मद्रास के चुनाव को छोड़कर, है ना, मतलब चुनाव में मद्रास के चुनाव छोड़कर अन्य प्रांतों में स्वराज, मतलब मद्रास में सिर्फ छोड़ दिया जाए तो अन्य प्रांतों में, है ना, अन्य प्रांतों में मतलब इनको करारी हार मिली। किसको, स्वराज पार्टी को, ठीक है ना, बहुत हार मिली। फिर 1929 में देखेंगे अगर 1929 में तो केंद्रीय विधानसभा में पेश किया गया पब्लिक सेफ्टी बिल। 1929 में क्या किया गया, तो केंद्रीय विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन सा बिल पेश किया गया, तो पब्लिक सेफ्टी बिल आता है। इसको पब्लिक सेफ्टी बिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम के अनुसार इसका बिल का नहीं काम था। पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया। मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रत्यक्ष हमला और भारतीय गुलामी विधेयक नंबर की संज्ञा दी। इसको क्या उन्होंने संज्ञा दी, तो भारतीय कांग्रेस पर प्रत्यक्ष हमला और भारतीय गुलामी विधेयक की जो है उन्होंने एक संज्ञा दी, यानी कहा कि भारतीय गुलामी नाम दिया इसको, पब्लिक सेफ्टी बिल को। और स्वराज्यों के पतन का एक कारण यह भी था कि स्वराज पार्टी में सांप्रदायिक भावना की वृद्धि होने लगी, यानी वही हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर बांटो और एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो ये भी स्वराज पार्टी में जो है कारण उनके ख़त्म होने की एक नज़र आती है। इसमें क्या था, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी कहा जाने लगा इनको। एक वर्ग सरकार को सहयोग करने का इच्छुक था, मतलब सपोर्ट करना था, जिसमें जो सहयोग करना, सरकार के सहयोग करना जो चाहते थे, उनमें कौन शामिल थे, जो सरकार का सहयोग करना चाह रहे थे, तो उनमें जो शामिल थे उनका नाम है केलकर, मुंजे और भी नाम है इसमें, जयकर। ये लोग सरकार को सहयोग करना चाह रहे थे। मदन मोहन मालवीय, उसके बाद लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हो गई थी,
है ना, लाठीचार्ज में साइमन कमीशन के विरोध में, है ना। मतलब एक तो क्या हो, स्वराज पार्टी के पतन के कारण क्या है, तो इसके पतन के कारण है कि इन लोगों ने धार्मिक भेदभाव शुरू हो गया था इसमें, हिंदुओं के सुरक्षा करने का इन पर आरोप लगने लगा था, है ना। और इसी सांप्रदायिक भावना जो है यानी कम्युनिज्म की मोशन भी इसमें वृद्धि होने लगी थी, और इनको कहा जाने लगा था कि हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी कहे जाने वाला एक वर्ग सरकार को सहयोग करने का इच्छुक था। हिंदू को उत्तरदायी था, तो केलकर थे, मुंजर थे, जयकर थे, एम आर जयकर नाम है इनका, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। बाद में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। बाद में लाला जी यानी लाला जी और लाजपत राय और किन्होंने, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, तो उन्होंने एक स्वतंत्र कांग्रेस, इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का, मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया, स्थापना की, जिसके पास राजनीतिक परमवाद तथा स्पष्ट हिंदुत्ववाद का कार्यक्रम था, यानी हिंदुत्व को प्रमोट करने में लगे हुए थे दोनों। और मोतीलाल नेहरू पर जो है हिंदुओं का धोखा देने और गौ हत्या के पक्ष लेने और गौ मांस खाने का आरोप लगा। मोतीलाल नेहरू पर इन्होंने, लाजपत राय थे और मदन मोहन मालवीय जो हिंदुओं की कट्टरता में ज़्यादा विश्वास करते थे, इन लोगों ने जो है क्या चीज़ किया, तो इन लोगों ने इन पर आरोप लगाया कि जो मोतीलाल नेहरू है मतलब हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, गौ हत्या के पक्ष ले रहे हैं और गौ मांस खाने का आरोप लगाया, जो अभी भी होता है अपने आप को ऊंच साबित करने के, दूसरे को हीन साबित करने के लिए, ठीक है ना। और सत्ता में फेंके गए टुकड़ों में, सत्ता के जो टुकड़ा फेंका गया वो मुस्लिम संप्रदाय भी पीछे नहीं रहे, हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी पीछे नहीं थे इसमें। गांधी जी ने बार बार जोर देकर कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हर हाल में जो है होनी चाहिए, और सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए एक दूसरे के एकता में, और सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंदगी का प्रायश्चित करने के लिए, सांप्रदायिक जो दंगा हो रहा था हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारकाट, है ना, तो उसको प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी ने क्या की, तो मौलाना गांधी जी ने मोहम्मद मौलाना अली के घर कहाँ, दिल्ली में 1924 में 21 दिनों का जो है, दिल्ली में उन्होंने 1924 में क्या किया, 21 दिनों का जो है उपवास रखा। जो दंगा हो रहे थे, मारपीट हो रहे थे, मारकाट हो रहे थे, उन्होंने उसमें 21 दिन का उपवास रखा, क्योंकि असहयोग जो है, असहयोग आंदोलन और जो स्वराजी थे राजनीति के पश्चात देश में एक के बाद एक कई दंगे हुए। असहयोग और स्वराज राजनीति के पश्चात जो है देश में कई दंगे होने लगे, दंगे के रैयत बोलते हैं इंग्लिश में, रैयत। और फिर जब जो 1927 ईस्वी में जब जो है साइमन कमीशन, आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ था इंग्लैंड में, 1928 में फरवरी में पहुंचा था बम्बे। कल ही हमने बताया है मोतीलाल साइमन कमीशन के ऊपर वीडियो।
आप चाहे वहाँ देख सकते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई, तो भारत में राजनीतिक उदासीनता के अंधेरे में फिर बाहर निकला और राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग प्रारंभ हुआ। और फिर जो है दिसंबर 1928 में कलकत्ता में जो है कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट रखी गई। 1928 में कलकत्ता में सर्वदलीय बैठक, सभी दल की बैठक हुई। उसमें क्या किया गया था, नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें नेहरू रिपोर्ट सर्वदलीय रखी गई, किंतु सर्वदलीय सम्मेलन से इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। सभी लोगों ने जो दिसंबर 1928 में कलकत्ता में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट रखी गई, किंतु सब लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। डॉक्टर अंसारी, M.A. अंसारी, कल हमने बात किया है इनके बारे में, M.A. अंसारी की थी। और हिंदू महासभा किसने, तो हिंदू महासभा और सिख लीग जो है इसको जो है क्या किया, इस संप्रदाय के नेताओं ने आपत्ति जताई। इन्होंने कहा कि हमको नहीं स्वीकार। आपत्ति जताई किसने, तो हिंदू महासभा और सिख लीग ने, कुछ संप्रदाय के नेताओं ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई कि नहीं, हमको नहीं स्वीकार है। और कलकत्ता के सर्वदलीय बैठक में एकता का हताशपूर्ण प्रदर्शन हुआ कि एकता नहीं दिखाई इस पर। और जिन्ना ने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर किनका नाम आ रहा था, जिन्ना का, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि सिंध है ना, सिंध को बंबई से अलग किया जाए। सिंध को क्या किया जाए, तो बंबई से अलग कर दिया जाए, ठीक है ना। बंबई से अलग तुरंत अलग करने और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांत को देने और केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट मुसलमानों को देने के लिए उन्होंने कहा। क्या उन्होंने कहा कि बंबई जो है, जिन्ना ने कहा कि सिंध को बंबई से तुरंत अलग करने के लिए कहा और अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दिया जाए, तो प्रांत को। अवशिष्ट शक्ति जो कहा गया पहले कि नहीं नेहरू रिपोर्ट में कि अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र को दिया जाए, इन्होंने कहा कि नहीं प्रांत को दिया जाए, नहीं स्टेट को दिया, जिन्ना ने कहा, है ना। और केंद्रीय विधानसभा में किस ना, केंद्रीय यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि 1/3 सीट है ना, 1/3 सीट सीट जो है वो क्या किया जाए, 1/3 मुसलमानों को दिया जाए। देखिए, हिंदू महासभा या मुस्लिम दोनों लोगों ने बेवकूफ़ी चलते देश बटा। तो 1/3 सीट उन्होंने मुसलमानों के लिए डिमांड किया और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब और बंगाल की सीटें आरक्षित करने की गुहार लगाया जाए। उन्होंने कहा, मोहर लगाया जाए कि वयस्क मताधिकार देने तथा वयस्क यानी जो मतलब एडल्ट हैं उनको वोट देने का, वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का, वयस्क मताधिकार यानी सब लोग जो वयस्क है वोट देने का है ना, व्यवस्था होने तक बंगाल और पंजाब या पंजाब और बंगाल में जो है सीटों को आरक्षित करने के लिए गुहार लगाई कि आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया जाए। किन्होंने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना। फिर जिन्ना ने भावना पूर्ण अपील की कि हम सब इस धरती के बेटे हैं। उसी समय इन्होंने क्या कहा, एक और मतलब इमोशनल उन्होंने कहा कि जिन्ना ने कहा कि जिन्ना ने क्या कहा यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भावपूर्ण जो है अपील थी कि हम सब जो है हम सब इस धरती के बेटे हैं और हमें साथ रहना है, मेरी बात मान ले और भारत तक
आगे नहीं बढ़ सकता, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाते। एक किसने कहा था? जिन्ना ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट मुसलमानों को दे दिया जाए, आरक्षित किया जाए, वयस्क मताधिकार होने की व्यवस्था तक पंजाब बंगाल की सीटों को रिजर्व कर दिया जाए, है ना, और सिंध को जो है बम्बे से अलग कर दिया जाए, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो प्रांत को दिया जाए, और केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट मुसलमानों को देने के बात भी उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने एक अपील की जिन्ना ने कि मेरी बात मान ले, है ना, ऐसे उन्होंने क्या कहा था, ऐसे देख लिए कि मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले जो है हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ साथ रहना है, मेरी बात मान ले, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाते। और महासभा के जो मतलब हिंदू महासभा के जो एक लीडर थे, कौन? तो हिंदू महासभा, इनका नाम क्या था? तो अभी हम तुरंत चर्चा भी किए थे हम लोगों ने, एम आर जयकर। इनका भी बहुत बड़ा हिंदू महासभा और इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा भारत को बांटने में। जयकर ने समझौते की ऐसी सभी प्रार्थनाओं को अवहेलना के परिणाम था। जिन्ना भी सफ़ी की आवाज़ में आने लगे। वो भी सांप्रदायिक हो गए जिन्ना भी, वो भी अभी नहीं मानने के तैयार थे। जिन्ना भी वो भी कह रहे थे ठीक है अब हम भी नहीं मानेंगे बांटने में, और अलग हिंदू और अलग मुस्लिम का राग जो है बढ़ने लगा। एम आर जयकर क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। और फिर जो है मतलब सफ़ी भी अलग करने की बात कहते थे, सांप्रदायिक, तो वो भी अब इसी तरह मिल गए जब इन्होंने कहा। फिर मार्च 1929 में क्या हुआ? उन्होंने एक प्रसिद्ध 14 सूत्री डिमांड रखा समझौता के लिए। उन्होंने एक और जो है 14 सूत्री डिमांड इसे बोलते हैं, डिमांड रखा 14 सूत्री का। 19 मार्च याद रखिएगा इसको, सॉरी यहाँ होगा ये 14 सूत्री डिमांड जो बोलते हैं जिन्ना का, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर रखा इनका जिन्ना का 14 सूत्री डिमांड उन्होंने रखा। और प्रांतों के गठन में केंद्र में 1/3 सीट इन्होंने कहा कि प्रांत जब गठन हो तो 1/3 इन्होंने कहा कि 1/3 सीट जो है ना, 1/3 सीट पूर्ण प्रांतीय स्वतंत्रता के साथ जो है संघात्मक ढांचे यानी फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के डिमांड को उन्होंने दोहराई, और अलग निर्वाचन मंडल के बारे में नारे फिर से उठाया। माने अलग हमारा भी चुनाव होगा, जो जैसे मार्डमिंटो एक्ट में उन्होंने किया था, है ना, गणेश उस तरह का उठाया। और कांग्रेस में जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने जैसे कांग्रेस में युवा जो नेता थे कौन कौन? तो यहाँ पर PT जे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो यंग लीडर में आते थे उस समय। युवा नेता ने डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण स्वराज, पूर्ण यानी फुल इंडिपेंडेंट डिमांड यहाँ किया गया। और 1929 के लाहौर कॉन्स्टिट्यूशन में जवाहरलाल नेहरू, है ना, या PT नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ? तो पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। और फिर उससे पहले 1927 में जो है मद्रास में प्रस्ताव रखा। 1927 में जो है मद्रास में जो M.A. अंसारी जो थे, जिसका अध्यक्ष था M.A. अंसारी, तो मद्रास में भी पूर्ण स्वराज का, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का यानी फुल इंडिपेंडेंट का, मद्रास में M.A. अंसारी के पूर्ण स्वराज का पूर्ण मतलब कहा गया कि 1927 में 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पारित नहीं हो सका था। फिर ठीक है, और फिर 1928 में कलकत्ता में, वो पहले भी बता चुके हैं, कलकत्ता में क्या हुआ? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ना, नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो है लेकर पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को मतभेद की स्थिति पैदा हो गई थी। अतः गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और मामला सुलझा दिया। और गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी ने कहा कि 28वें काल अधिवेशन में मामला सुलझाया उन्होंने कि सरकार को जो है
एक वर्ष के समय दिया जाए, है ना। उन्होंने कहा कि सरकार को एक वर्ष समय दिया जाए और चेतावनी दिया कि यदि एक वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव को, योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। परंतु सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया, फलतः नेहरू जो रिपोर्ट है वो उसकी महत्वहीन बनी रही, यानी कोई महत्व नहीं रहा। अब जानते हैं लाहौर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ 1929 में, वहाँ पूर्ण स्वराज का मतलब का फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया और चैलेंज दिया गया कि अगर एक साल के भीतर हमको फुल इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया तो हम जो है नेक्स्ट साल पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो हम जानते हैं बाद में जब नहीं दिया तो 1930 में 26 जनवरी को हम पूरे भारत में, पूरे देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया 26 जनवरी को। और इसी की याद में हम लोगों ने अपने संविधान को 26 जनवरी को मतलब क्या क्या लागू किया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू किया 26 जनवरी को ताकि हम इस डेट को मेमोराइज कर सके, याद रखें, यादगार रखें। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ। 1929 को सरकार को एक वर्ष की चेतावनी दी गई थी, गांधी जी कहने के बाद पूर्ण स्वराज पारित किया गया लाहौर में, लेकिन जब नहीं दिया तो हम लोगों ने 1930 में 26 जनवरी को फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो।